Afternoon, students. Hi, guys. How are you? Sare, Prinjal, Ishika, all are there in class? इशिका, प्रिंजल, कौन पूछ रहा है मेरे को? आई एम फाइन, मस्त, झकास, झकास. ओके, अब सब कोई नोटबुक्स निकालो, एसएसटी की नोटबुक्स निकालो. लास्ट क्लास हमने चैप्टर नंबर बता दे रहा हूं मैं तुमको. चैप्टर नंबर है तुम्हारा, पेज नंबर आ जाओ 51. चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉस के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम. अंडरस्टैंडिंग लॉस के क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 4 का. तो सब कोई नोटबुक निकाल लो. निकाल लिए सबने? सबने नोटबुक्स निकाल ली? ओके सानिया, लिखो पहला क्वेश्चन. पेज नंबर 51 में आ जाओ, लिखो पेज नंबर 51 में आ जाओ, खोल लो और पहला क्वेश्चन लिखो. व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन? व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन? What do you mean by evolution? I repeat, what do you mean by evolution? देखो पेज नंबर निकाल लो 51 में, ग्लॉसरी में देखो दिया हुआ है इवोल्यूशन. दिखा सबको? ग्लॉसरी में दिया हुआ है इवोल्यूशन. ये जो ग्लॉसरी में इवोल्यूशन देख रहे हो तुम, इसका तुमको लिखना है थर्ड लाइन से. इट रेफर्स टू द वेज in which protecting women against domestic violence developed from an urgently felt need to a new law that can be enforced throughout the country. ये लिखना है तुमको. ठीक है, सबको मिल गया आंसर? सबको मिल गया ना आंसर? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? ओके, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. define the term. अरे मोही, तू कहां रह जाता है? ग्लॉसरी में दिया हुआ है इवोल्यूशन, पेज नंबर 51, थर्ड लाइन से लिखना है इट रेफर्स से. बस समझ गया? अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन द टर्म रिप्रेसिव. डिफाइन द टर्म रिप्रेसिव. पेज नंबर 51 ग्लॉसरी में ही दिया हुआ है. डिफाइन द टर्म रिप्रेसिव. इसमें रिप्रेसिव ग्लॉसरी का सेकंड लाइन से लिखोगे. इट रेफर्स, सेकंड लाइन में देखो दिया हुआ है रिप्रेसिव ग्लॉसरी के में,
Second line, it refers to laws that brutally control persons and often prevent them from exercising their fundamental rights, including right to speech and assembly. ये लिखना है रिप्रेसिव का, ठीक है। सबको मिल गया आंसर? लक्ष्य है, इशिका, सबको मिल गया आंसर? ओके, गुड। अरे सौरभ, ये पपीज कहां से लगा ली? ये तुम्हारे पपी हैं या टेडी हैं? नेक्स्ट लिखो। What was Sedition Act? What was Sedition Act? SEDITION. Sedition Act. What was Sedition Act of 1870? 1870. What was Sedition Act of 1870? 1870. I repeat, what was Sedition Act of 1870? आंसर देखो, ग्लॉसरी के नीचे सेडिशन में आ जाओ, थर्ड लाइन में ग्लॉसरी के नीचे सेडिशन दिया हुआ है, उसके थर्ड लाइन में आ जाओ। अंडर द सेडिशन एक्ट of 1870, the British had a broad interpretation of what constituted sedition, and what this meant was that they could arrest and detain any person they wanted. Under this act, the nationalists considered this law arbitrary because persons were arrested for a variety of reasons that were seldom clarified beforehand, as well as because those arrested were often kept in jail without trial. तो थर्ड लाइन से पूरा लिखना है सेडिशन को, ठीक है। थर्ड लाइन से पूरा लिखना है सेडिशन को। किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट ना? ओके। डाउट वालों के लिए मेरे पास एक चेंबर है, स्पेशल चेंबर। उसमें जिसका डाउट होता है मैं उसको एक एक करके ले जाता हूँ। जिनको डाउट होता है सबको एक साथ नहीं, एक एक करके उस चेंबर में ले जाते हैं। 10 मिनट का ट्रीटमेंट होता है, 5 से 10 मिनट का, बहुत डिटेल में, एवरी एंगल से। उसके बाद जब उस चेंबर से जो निकलता है उसको फिर कोई डाउट नहीं रहता है। उसके बाद उसको कभी डाउट ही नहीं होता है। किसी को विजिट करना है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ऋषभ, उस चेंबर में डाउट्स क्लियर होते हैं, बस ये है कि किसी को दिखाई नहीं देता, बस बाहर आवाजें सुनाई देती है। हाँ, दिखाई किसी को नहीं देता चेंबर में क्या होता है, बस बाहर आवाजें सुनाई देती है चिल्लाने की। और जब वो 5-10 मिनट बाद आता है, चल के जाता है, फिर नीचे से क्रॉल करते हुए निकलता है वो चेंबर से, और डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं। समझ गए ना? बस ये चल के जाते हैं उस चेंबर में, लेकिन फिर बाहर निकलते टाइम सब क्रॉल करते हुए निकलते हैं।
मॉडरेशन, मॉडरेशन का मतलब होता है मोहित, जैसे कि एक बीच वे का निकालना, उसको हम कहते हैं मॉडरेशन। नो अल्टरेशन, नो चेंजेस। ओके, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 लिखो। डिफाइन द टर्म क्रिटिसाइज। डिफाइन द टर्म क्रिटिसाइज। डिफाइन द टर्म क्रिटिसाइज। ग्लॉसरी में पहले में ही दिया हुआ है क्रिटिसाइज। इसमें सेकंड लाइन से लिखोगे, इट रेफर्स टू सिटीजन्स finding faults with the functioning of governments. It refers to citizens finding fault with functioning of government. मिल गया सबको आंसर? तुम्हारे चैट में मॉडरेशन लिखा आता है, किस तरीके का मॉडरेशन लिखा आता है? चलो देखते हैं बाद में। ओके, नाउ राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर आ जाओ 43। पेज 43 में आ जाओ। लिखो, व्हाट डू यू मीन by the term, what do you mean by the term, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, all persons are equal, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, all persons are equal before the law. What do you mean by the term, हाँ क्वेश्चन 5, all persons are equal before the law, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। आंसर आ जाओ पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 का सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ। The law cannot discriminate between persons on the basis of their religion. यशपाल तू टेंशन मत ले, मैं क्लास में आते ही तेरे को ले जाऊंगा। तो सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ पेज नंबर 43 में। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट और जेंडर। What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. बस इतना ही लिखना है, ये 4 लाइन्स, सेकंड पैराग्राफ के 4 लाइन्स मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट between persons on the basis of their religion, caste or gender. What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर सबको मिल गया? ओके, विशाखा बहुत स्मार्ट है, फटाफट कर लेती है विशाखा। क्योंकि मेरे साथ विशाखा 5G नेटवर्क जोड़ रखी है क्या?
विशाखा मेरे साथ क्या 5G कनेक्शन जोड़ रखी है? अच्छा, सौरभ बोल रहे 6G। बढ़िया, फाइन। लिखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर आ जाओ 44। पेज 44 में आ जाओ। देवेश सोते रहता है क्या? पेज नंबर 43 का सेकंड पैराग्राफ, द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट से लेके फोर्थ लाइन में नो वन कैन बी अबव द लॉ, यहां तक है आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पेज नंबर 44 में आ जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हु इंट्रोड्यूस्ड the rule of law, who introduced the rule of law in India? Who introduced the rule of law in India? पेज नंबर 44 का सेकंड पैराग्राफ का सेकंड लाइन में आ जाओ। पेज नंबर 44, second paragraph, second line. Historians have disputed this claim on several grounds, two of which include, first, that colonial law was arbitrary, and second, that Indian nationalists played a prominent role in the development of legal sphere in British India. यहां तक बस। वापिस मैं बोल रहा हूं, पेज नंबर 44 का सेकंड पैराग्राफ के सेकंड लाइन में आ जाओ। Historians have disputed this claim on several grounds, two of which include, first, that colonial law was arbitrary, and second, that Indian nationalists played a prominent role in the development of legal sphere in British India. यहां तक सबको मिल गया आंसर? सबने मार्क कर लिया? क्या बात है, सब फटाफट कर ले रहे हो। क्लास 8 ने तो वाकई लग रहा है कि कोई 6G कनेक्शन जोड़ रखा है। क्लास 8 बहुत स्मार्ट है, 6G कनेक्शन जोड़ रखा है लग रहा है। मेरे यहाँ आंसर बोलते ही तुम्हारा वहां डन। ओके, अब पेज नंबर 45 आ जाओ। 45 में ग्रीन में क्वेश्चन लिखा है, हाउ डू न्यू लॉस कम अबाउट? इसको लिखो, हाउ डू न्यू लॉस कम अबाउट? दिख गया ना सबको? पेज नंबर 45 ग्रीन में लिखा है, हाउ डू न्यू लॉस कम अबाउट? इसके आंसर के लिए तुम आ जाओ पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 में आ जाओ, फर्स्ट पैराग्राफ। पेज नंबर 49 में फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। इसमें देखो, फर्स्ट लाइन में, द रोल ऑफ सिटीजन्स इज क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न्स दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉज, from establishing the need for a new law to its being passed. At every stage of the process, the voice of the citizen is crucial element. This voice can be heard through TV reports, newspaper, editorial, radio, broadcast, local meetings, all of which help in making the work that Parliament does more accessible and transparent to the people. ये वाला पूरा ही पैराग्राफ लिखना है द रोल ऑफ सिटीजन से।
द रोल ऑफ सिटीजन से ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ को पूरा लिखना है, थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़ा है। पेज नंबर 49 फर्स्ट पैराग्राफ। मोहित मिला? मोहित को थोड़ा सा शॉक लगाना पड़ेगा। मोहित को लग रहा है एक बार डाउट चेंबर में ले जाना पड़ेगा मेरे को, क्या? मेरे को भी लग रहा है एक बार डाउट चेंबर में लेके और डिटेल में थोड़े से डाउट्स क्लियर करा के लाने पड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। How can people criticize? How can people criticize ये क्वेश्चन नंबर शायद 7 है, 7 है ना? 7 है शायद, 7। कौन सा क्वेश्चन है इसी का? 7 है कि 8 है? 8 है, 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 8। सबने लिख दिया 8 है। ओके 8। हाउ कैन पीपल क्रिटिसाइज लॉ? हाउ कैन पीपल क्रिटिसाइज लॉ? पेज नंबर 49 सेकेंड पैराग्राफ का 6th लाइन में आ जाओ। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉस लिखा हुआ है ना, वह सेकेंड पैराग्राफ। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉस के नीचे वाला पैराग्राफ में आ जाओ। 6th लाइन में पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, होल्ड पब्लिक मीटिंग। ये दिस लॉ की जगह द लॉ कर देना। पीपल माइट क्रिटिसाइज द लॉ, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, राइट अबाउट इन न्यूज़पेपर, report to TV news channels, etc. In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. यहां तक, पार्लियामेंट तक, बस। मिला सबको? सबको आंसर मिल गया? किसी को कोई डाउट पूछ लो। सबको आंसर मिल गया? मोहित को नहीं मिला होगा। हाँ, मेरे को मालूम था तेरे को नहीं मिलेगा। तेरे को ढोलकपुर भेज दूं क्या? मोहित, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉस का नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाओ, उसमें आ जाओ लाइन नंबर 6 में। लाइन नंबर 6 में देखो लिखा हुआ है, पीपल माइट क्रिटिसाइज द लॉ, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, राइट अबाउट इन न्यूज़पेपर, रिपोर्ट टू टीवी न्यूज चैनल्स। In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. पार्लियामेंट तक लिखना है। अब तो मिल गया ना? ओके। इन क्वेश्चन आंसर्स को तुमको नोटबुक में करना है सबको, ठीक है? इसको ना केवल नोटबुक में करोगे बल्कि प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दोगे, मतलब लर्न करना। आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स। लास्ट मतलब इसके बाद हम ज्योग्राफी करेंगे, अब सिविक्स नहीं करेंगे। और 5 चैप्टर्स हो जाएंगे, उसके बाद अब हम ज्योग्राफी करेंगे। देवेश डन 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 कर लेना, नहीं तो मैं डन दना दन डन कर दूंगा। ए हे यशपाल, कहाँ रह जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 अपने फ्रेंड से ले लेना। अब चैप्टर स्टार्ट करने दे। मोहित तू रह जाता है, तू अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करके ले ले।
देवेश से ले ले, देवेश कर चुका है सारा। आज हम करेंगे चैप्टर 5 जुडिशरी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे जुडिशरी कि जुडिशरी क्या है और जुडिशरी का रोल क्या है। बाय कहा, अभी जुडिशरी का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, पहले ही विशाखा बाय। क्यों पताशी वाला आ गया क्या बाहर तेरे घर के? तुम्हारे घर के आगे पताशी वाला आ गया क्या? विशाखा पहले ही बाय भाग रही हो। जुडिशरी का फर्स्ट पार्ट करेंगे उसके बाद थोड़ा सा। देखो व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का जो रोल क्या होता है, हमारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव, एक है तुम्हारा लेजिस्लेचर और तीसरा है जुडिशरी। इसमें जुडिशरी जो है, इसमें जो है जुडिशरी जो है ये लॉस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लॉ प्रोटेक्टिंग है, जो कोर्ट्स है, दीज आर द पार्ट ऑफ जुडिशरी, कि ये जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, उस लॉ को ये प्रोटेक्ट करते हैं। पहला है कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट्स, और they can punish people for particular crimes. Broadly speaking, the work that judiciary does can be divided into following. तो जुडिशरी किसको क्या वर्क करना चाहिए, किस तरीके से किसका वर्किंग होना चाहिए, ये डिसाइड करती है। और उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और ये जो फंक्शंस होते हैं उसको वो कई अलग अलग पार्ट्स में बांटे हुए हैं। पहला है तुम्हारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। The judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens and government, between two state governments and between the center and the state government. तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या करता है, कोर्ट जो है वो 2 स्टेट के बीच के झगड़े को निपटाती है, कभी स्टेट और लोगों के बीच में झगड़ों को निपटाती है, कभी 2 व्यक्तियों के बीच के जो है झगड़ों को निपटाती है। इस तरीके से जो है कोर्ट जो है अलग अलग डिस्प्यूट का जो है वो रिजोल्यूशन करती है। अब हम आते हैं जुडिशरी रिव्यू पे। एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी ऑल्सो हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज passed by the parliament if it believes that these are a violation of basic structure of the constitution. ये जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू का क्या होता है, मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, कोई लॉ बनाया है, और वो लॉ अगर लोगों के लिए फेवरेबल नहीं है, लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है, लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो जो है उसमें कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है और उस लॉ को जो है वो चेंज कर सकती है। तो उसमें कोर्ट इंटरफेरेंस करके उस लॉ में जो है चेंजेस की डिमांड कर सकती है और कर भी सकती, चेंजेस भी कर सकती है। उसके बाद हम आते हैं अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, आज का लास्ट टॉपिक। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. For example, in the class 7 book, you read about Hakim Sheikh, an agricultural laborer who fell from a running train and injured himself, and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. On hearing his case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental right to life, also includes the right to health. It therefore directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered, as well as come up with a blueprint
for primary health care with particular reference to treatment of patients during an emergency. तो इसमें ये बताया गया है कि हर व्यक्ति जो है अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अपने राइट्स के लिए डिमांड कर सकता है, केस कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति को आजादी है कि वो अपने राइट्स के लिए कोर्ट्स को अप्रोच करे। क्लास 7 में मैंने तुमको नहीं पढ़ाया था एसएसटी, उसमें एक केस था तुम्हारा, तुमने एसएसटी में शायद पढ़ा होगा, जिसमें एक वेस्ट बंगाल का केस था और उसका नाम था क्या, हकीम शेख। हकीम शेख का एक एग्जाम्पल था जिसको हॉस्पिटल ने इलाज के लिए मना कर दिया था और उसके वजह से जो उसको काफी हेल्थ डैमेज हुआ और इसकी वजह से जो है उसने कंपनसेशन की डिमांड की थी और जो है सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ये शायद वेस्ट बंगाल का केस था, उसको डायरेक्शन दिया था कि वो उसको कंपनसेशन पे करे। तो ये एग्जाम्पल तुम्हारा क्लास 7 से है, शायद क्लास 7 में तुमने पढ़ा होगा। तो क्लास 7 में मैंने तो नहीं पढ़ाया था तुमको, तो क्लास 7 के एग्जाम्पल्स में तुमने पढ़ा होगा। और इस केस का नाम था पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से ये केस था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। होमवर्क में क्वेश्चन आंसर्स करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आंसर्स है वो कॉपी में कंप्लीट कर लेना। तब तक मैं थोड़ा सा डाउट चेम्बर के थोड़ा सा दीवार उवार को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लेता हूँ ताकि बाहर तक आवाजें नहीं आए। तो अगली बार जो डाउट चेम्बर में आएगा उसका आवाज भी नहीं आएगी, वो सीधा क्रॉल करते हुए बाहर निकलेगा। ओके ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।